हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है एयर, है ना। यानी कि हवाएं, जो वायु होती है ये क्या होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या। आज पढ़ेंगे वायुमंडल, पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है एटमॉस्फेयर का, और पवनें कितने प्रकार की होती हैं। तो बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक है, बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं वायुमंडल। अब सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल जो है ये अनेक गैसों का एक पारदर्शी क्या है, आवरण है, जो हमारे पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए है। अब इसमें मुख्य गैसें बहुत सारी हैं, लेकिन चार मुख्य गैसों को हम जो है जान लेंगे नो एसी करके। NOAC यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक फार्मूला है ज्यादा से कम की ओर। तो चार गैसों के नाम आप लोग को याद कर लेने हैं नो एसी करके। ओके, अब जान भी लेते हैं। नाइट्रोजन ये सबसे अधिक है, ये 78% है ना। मनुष्य जो है वो सांस के द्वारा थोड़ी बहुत जो है नाइट्रोजन भी ले लेता है। वही मैंने इसमें समझाया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग को इसको समझ लेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन जो है ये पेड़ पौधों के पनपने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन पेड़ पौधे सीधे तौर पर इसको नहीं ले पाते हैं। तो मिट्टी में और इनकी जड़ों में जो जीवाणु होते हैं ये नाइट्रोजन पहले वे लेते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट करके पेड़ पौधों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे तैयार होते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। तो सीधे नहीं लेता है कौन, मतलब कि पेड़ पौधे। फिर है ऑक्सीजन जो कि 21% है। ये बनती कैसे, ये जो है जो जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसको उत्पन्न करते हैं। फिर आर्गन की बात करें तो 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। तो ये परसेंटेज पूछे जाते हैं, इसको आप लोग जरूर लिख लेंगे फार्मूला बना करके, जैसे नो एसी, है ना। तो ऐसे करके लिख लेंगे आप लोग। और आर्गन जो है 0.93% मतलब परसेंट है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 0.03% है। ओके, अब संरचना की बात करें कि इसकी कितनी परतें होती हैं। तो 5 परतें हैं, सभी जानते हैं। क्षोभमंडल है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर ना। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं, जैसे आंधी तूफान वर्षण और मतलब कि मतलब बरसना, ये सारी घटनाएं इसी में होती हैं। समताप मंडल, इसकी औसत ऊंचाई है 50 किलोमीटर, और यहीं पर ओजोन गैस भी पाई जाती है, ओजोन लेयर, है ना, जो कि यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद मध्य मंडल, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर ना। और जो अंतरिक्ष से जो ओजोन जो उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड जो आते हैं ये इसी परत में आकर के जल जाते हैं। तो किस परत में, मध्य मंडल में। ठीक है, उसके बाद आयन है या मध्य मंडल है ना, या वायुमंडल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको वायुमंडल भी हम कह सकते हैं। ओके, तो वायुमंडल और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 80 से मतलब कि 400 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। और रेडियो संचार में ये आयन मंडल जो होता है ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो ये आपने जाना। और रेडियो संचार में रेडियो वेव्स जो यहाँ से भेजी जाती हैं वो इसी मंडल से मतलब कि टकरा करके वापस आती हैं, तो ये संचार में उपयोगी माना जाता है। उसके बाद है बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी परत, यानी कि जिसके बाद जो है अंतरिक्ष शुरू होता है। उसके बाद है पवन के प्रकार, सबसे इंपॉर्टेंट है स्थायी पवनें। पहली है पवनें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी पवनें, दूसरी होती है मौसमी पवनें, फिर होती है स्थानीय पवनें। स्थानीय जो स्थायी पवनें हैं इनकी जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है, एक ही दिशा में चलती हैं। तो इसी का प्रयोग जो है प्राचीन काल से ही लोग, जो चप्पू वाली जो नाव होती हैं उनका यूज वो लोग इसी हवाओं के माध्यम से ही यात्राएं किया करते थे, जो व्यापारी लोग होते थे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनें जो होती हैं ये स्थायी पवनें होती हैं, इनकी दिशा जो होती है निश्चित होती है। ओके, ये पवनें पेरेल नियम, इसको हम अगले वीडियो में जो है बताएंगे आप लोगों को कभी मौका मिला तो। और कोरियालिस बल के वजह से ये पवनें जो है उत्तरी मतलब की जो है गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अभी हम आपको समझाई देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, और भूमध्य रेखा के पास ये पहुंच करके आपस में घनघोर वर्षा जो है ये करती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास का टेम्परेचर वैसे भी बहुत हाई होता है।
तो अपने साथ ये आर्द्रता वैसे भी लेकर के आती हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये ऊपर की ओर उठती हैं और वर्षण में सहायक होती हैं। इनको पूर्वाई पवन भी कहते हैं। मौसमी पवनों की बात करें तो ये विभिन्न ऋतुओं में दिशा बदलने वाली हवाएं हैं, जैसे मानसूनी पवन है ना, जिसकी वजह से एक निश्चित मौसम में, जैसे जून माह में हमारे देश में मानसून का आगमन होता है ना, तो ये है पवनें। कौन सी? मौसमी पवनें, जो अपनी दिशा बदलती रहती हैं, इनकी दिशा फिक्स नहीं होती है। फिर है स्थानीय पवनें, किसी क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं ये वाली हवाएं। जैसे ये पूछा जाता है समुद्री समीर क्या होता है और स्थल समीर क्या होता है। समुद्री समीर ये दिन में चलता है ना, कहां से? समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, क्योंकि दिन के समय में क्या होता है कि समुद्र जो होता है ठंडा होता है और भूमि जो होती है गर्म होती है, और तो भूमि के पास वाली जो हवा होती है वो गर्म होकर के निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है और वो ऊपर उठ जाती है, और समुद्र जो होता है वो ठंडा होता है। वहां से आने वाली पवनों में आर्द्रता होती है, वो भारी होती है, और इसकी जगह जो है कवर करने के लिए ये भूमि की ओर चल पड़ती है। कौन सी हवाएं? समुद्री समीर। ओके, दिन के समय में। स्थल समीर ये रात में चलती है। स्थल में क्या होता है कि रात के समय में स्थल वाला जो भाग होता है ये ठंडा हो जाता है। ओके, और जो समुद्र वाला हिस्सा है वो गर्म रहता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जो गर्म वाला हिस्सा है यानी कि समुद्र वाला, रात में वहां की हवा क्या होगी? निम्न वायुदाब का क्षेत्र पैदा करेगी, तो वो ऊपर की ओर उठ जाएगी। अब चूंकि भूमि जो है ठंडी है, ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो है डेवलप करेगी, और ये जहां पर निर्वात हो गया है खाली जगह, मतलब कि जो हवा है हल्की होकर के उठ गई है, तो उस जगह को भरने के लिए तेजी से भागती है, तो भूमि से समुद्र की ओर रात में स्थल समीर चलता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको हम स्क्रीन शॉट ले लेंगे और लिख भी लेंगे, थोड़ा हमको ये इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें हैं। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा जो व्यापारिक पवनें, जैसे ये ले लेते हैं ग्लोब, ये भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है। क्या बता रहा है? ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर ऐसे जो है विक्षेपित होती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर जो है विक्षेपित होती हैं, ऐसे करके। किसके वजह से? पेरेल नियम और कोरियालिस बल की वजह से ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर देखिए मूव हो रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मूव होती है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं ना। इसके बाद आप लोग देख लेते हैं और समझो। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इसको थोड़ा हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं भी, तब समझ में आ गया होगा मैं अभी आप लोग को। ये भूमध्य रेखा है तो इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्शन आप लोग को मालूम चल जाएगी। तो ये भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है, ये आप लोग भूलेंगे नहीं। ओके, अब क्या बता रहा? उत्तरी गोलार्ध में ये वाला हिस्सा जो है उत्तर पूर्व से, इस वाले भाग से, ये क्या है? उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ओके, अब देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व वाला हिस्सा ये है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर ये हवाएं जो है चलती हैं ऐसे करके, है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से चलेंगी, किस ओर चलेंगी? उत्तर पश्चिम की ओर, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना, जैसा कि मैंने भी बताया था। तो उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, और कहां पर आपस में जाकर के मिल जाती हैं? विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास या भूमध्य रेखा के पास जाकर के मिल जाती हैं, और वहां पर ये बहुत गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। तो ये है व्यापारिक पवनें। तो इनकी दिशा जो होती है वो निश्चित होती है, ये कभी भी बदलती नहीं, स्थायी पवनें इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, और व्यापार में ये सहायक होती थी, इसलिए इसको व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक। कैसा लगा? आप लोग को समझ में आया भी होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ऐसे करके समझ लेंगे। तो कमेंट करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।